हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो के अंतर्गत जाना, एक उदाहरण के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि संस्थाओं के अंतर्गत फैसले किस प्रकार से लिए जाते हैं और इन लिए गए फैसलों को किस रूप में लागू करती हैं, और यदि इन लिए गए फैसलों के आधार पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का समाधान कैसे किया जाता है। यानी हमने जाना कि हमारी शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए मुख्य रूप से 3 संस्थाएं होती हैं। अब संस्थाओं के बारे में तो जाना, लेकिन इन संस्थाओं की आवश्यकताएं और इन संस्थाओं का परिचय इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज करने जा रहे हैं। कॉपी और पेन साथ में लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे साथ में आप नोट डाउन करते हुए मेरे साथ आगे बढ़िए। बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं संस्था किसे कहते हैं। हम केवल इस वीडियो में यानी इस टॉपिक के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। अब राजनीतिक संस्थाएं हमारे राजनीतिक जीवन से संबंधित होती हैं, यानी उनका संबंध शासन व्यवस्था का संचालन करने से होता है। अब प्रश्न है कि संस्थाएं किसे कहते हैं, तो मनुष्य को यानी नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन्हीं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली व्यवस्थाओं को ही संस्था कहा जाता है। अब ये आधारभूत संस्थाएं या व्यवस्थाएं या सुविधाएं क्या होती हैं, जैसे नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका विकास, उनके लिए कल्याणपरक योजनाएं तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं संस्थाएं कहलाती हैं। कुछ निश्चित पदाधिकारी होते हैं जो इन संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं और इन पदाधिकारियों के द्वारा इन संस्थाओं की व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है, जिन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। इससे पूर्व भी हम लोगों ने चर्चा की कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इन संस्थाओं की कार्यशैली, इनकी कार्य पद्धति और इनकी सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। अब इन संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनकी प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि संस्थाओं में प्रोसेस वाइज एक कड़ी से दूसरी कड़ी के द्वारा इस प्रकार से कार्य संपादन कर दिया जाता है, फिर दूसरे स्तर पर, फिर तीसरे स्तर पर, फिर नेक्स्ट स्तर पर, यानी हर स्तर पर उस फैसले से संबंधित, उस नीति से संबंधित कार्य किया जाता है। इसके कारण इन संस्थाओं की कार्यशैली लंबी हो जाती है, दीर्घ अवधि की हो जाती है, यानी लंबे समय पर कार्य करने के कारण खर्चीली भी हो जाती है और यह हमें उबाऊ लगती है, बहुत बोझिल लगती है। हो सकता है कि इन संस्थाओं की कार्यशैली लंबी, जटिल और खर्चीली हो, परंतु इन संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह बहुत ही मजबूत और वह बहुत ही हितकारी होता है। क्योंकि यदि इन संस्थाओं का विकल्प तलाश करें तो एक व्यक्ति यानी तानाशाही व्यवस्था का शासन होगा। अब उस तानाशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो वह शीघ्र भी होगा, कम खर्चीला भी होगा और जटिल भी नहीं होगा। लेकिन तानाशाह के द्वारा जो कोई निर्णय लिया जाता है तो क्या वह लोकतांत्रिक होगा? नहीं। शीघ्र तो हो सकता है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। इसीलिए लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए इन संस्थाओं को अपनाया जाता है, इन संस्थाओं की कार्यशैली को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और इस संस्था में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। जब संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधि और जनता भाग लेकर अपने लिए नियम बनाती है, अपने लिए कानून बनाती है और अपने लिए बनाए गए कानूनों का विरोध करती है, तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो कार्य होते हैं वे संस्थागत होते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद फैसले लेती है, यानी नीतियां, नियम या कानून बनाती है और मंत्री और नौकरशाह उसे लागू करते हैं, और न्यायपालिका इन्हें लागू करने या बनाने में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान करती है। इसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में भी कर चुके हैं और आगे आने वाले वीडियोस में भी करेंगे। आप इसे बारीकी से समझते चलिए और एक एक चीज को क्लियर करते हुए मेरे साथ आगे बढ़िए। हम बात करते हैं भारत में शासन का संचालन किस तरह किया जाता है या शासन की संरचना किस रूप में अवस्थित है। बच्चों, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? जब शासन की शक्तियों का विभाजन 2 स्तरों पर किया जाता है तो उस शासन व्यवस्था को संघात्मक कहते हैं।
यानी एक से अधिक स्तर पर जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो वह संघात्मक कहलाती है और इस संघ व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य स्तर यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर किया गया है। कुछ शक्तियाँ राज्य के पास है और कुछ शक्तियाँ केंद्र स्तर पर है। अब केंद्र स्तर पर सरकार का संचालन अपने प्राप्त शक्तियों के अनुसार किया जाता है और राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था का संचालन राज्यों को प्राप्त शक्ति के आधार पर किया जाता है। अब ये शक्तियों का वितरण किस तरह से होता है और किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करती हैं, इन सब के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आप इतना जानिए कि केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था का जो संचालन है वह एक सरकार के द्वारा किया जाता है और उस सरकार के महत्वपूर्ण अंग है वे हैं 3। यानी भारत में सरकार के महत्वपूर्ण 3 अंग हैं जिनका नाम है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा मैंने आप लोगों को चर्चा की कि नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिन व्यवस्थाएं का सहारा लिया जाता है यानी जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वे ही संस्थाएं होती हैं। यानी वह संस्था जो नागरिकों को सुविधाएं, सुरक्षा, शिक्षा, कल्याणपरक व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य संबंधी यानी कोई भी व्यवस्थाएं जब उसके लिए करती है तो वह संस्था कहलाती है व्यवस्थापिका। भारत में इसे संसद कहते हैं और इसका काम है कानूनों का निर्माण करना, ऐसी नीतियां बनाना, ऐसे नियम बनाना, ऐसे फैसले करना कि वह जनता के लिए हितकारी हों, जनता के लिए लोकतांत्रिक हों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले हों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सरकार का अंग है वह है कार्यपालिका। जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि कार्यपालिका का कार्य होता है कानून बनाए हुए उन्हें क्रियान्वित करना, बनाए हुए कानूनों को क्रियान्वित करना यानी उन्हें लागू करना, उनका इम्प्लीमेशन करना कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें क्रियान्वित करती है और जुडिशरी उनके संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका समाधान करती है। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि संघात्मक स्तर पर शासन की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है और हम सभी जानते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, मूर्त रूप में सरकार के द्वारा ही उसकी शक्तियों का संचालन किया जाता है। और सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें इम्प्लीमेशन में लाती है यानी क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उन विवादों का समाधान करती है। ठीक यही व्यवस्था राज्य स्तर पर भी अपनाई गई है, यानी राज्य स्तर पर भी सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बच्चों इन्हें हम लोगों को मुख्य रूप से केंद्र स्तर पर पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस के अंतर्गत केंद्र स्तर पर ही शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग तरीके से समझ सके इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को राज्य स्तर और केंद्र स्तर, इसके साथ में आप संघात्मक व्यवस्था को समझ सके इसलिए मैंने दोनों स्तरों का उल्लेख किया है। अब केंद्र स्तर के अंतर्गत राज्य व्यवस्था को यानी शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाता है इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं, अब संसद के भी 3 प्रमुख अंग हैं जिसके अंतर्गत है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आप समझिए कि संसद के 3 अंग हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं। कंफ्यूज नहीं होना, सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और राज्यसभा को उच्च सदन तथा प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसे हाँ क्यों कहा जाता है इसको हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे उस समय आप लोगों को बताया जाएगा। लोकसभा को निम्न सदन तथा द्वितीय सदन भी कहा
जाता है। तो जब आपसे सदन पूछा जाता है तो आप सदन बताएंगे कि संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और आप लोगों से पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं, तब आप 3 अंग बताएंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और यदि सरकार के अंग पूछा जाता है तो आप 3 अंग बताएंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आगे बढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में। भारत के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। जैसा कि नाम से लग रहा है, अस्थायी कार्यपालिका यानी टेम्परेरी, जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, उसके अंतर्गत शामिल होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। आप इसे मेरे साथ नोट करते हुए आगे बढ़िए। और स्थायी कार्यपालिका में सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस, आईपीएस होते हैं, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। और जब हम कार्यपालिका पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका में वे सभी संस्थाएं आती हैं जो न्याय करती हैं, यानी अदालतें, देश की सारी अदालतें शामिल हैं। लेकिन जब केंद्र स्तर पर बात की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने केंद्र स्तर की व्यवस्था को पढ़ा। अब हम राज्य स्तर करके केंद्र स्तर की व्यवस्था को पढ़ा, अब हम राज्य स्तर की व्यवस्था को भी पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि दोनों व्यवस्थाओं में प्रमुख पदाधिकारियों में क्या अंतर होता है और संस्थाओं का नामकरण किस रूप में किया गया है। राज्य स्तर पर भी सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब राज्य स्तर की जो व्यवस्थापिका है यानी विधायिका है, उसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद सभी राज्यों में होना अनिवार्य नहीं है, यह उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह वहाँ विधान परिषद का अस्तित्व रखना चाहती है अथवा नहीं रखना चाहती। लेकिन विधानसभा सभी राज्यों के अंतर्गत है। दूसरा है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में राज्यपाल प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका जो राज्य स्तर पर न्याय का सोपान है, न्याय का स्तर है, वह उच्च न्यायालय होता है। बच्चों, हम लोगों ने जाना कि भारत में शासन व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, सरकार के अंगों की प्रमुख व्यवस्थाएं कौन सी है और प्रमुख पदाधिकारी कौन से हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत हम लोग केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।